हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्लास ली थी और उस क्लास के अंतर्गत हमने देखा था कि पुर्तगालियों का भारत में आगमन, जिसके अंतर्गत हम दो गवर्नर के बारे में पढ़े थे, एक फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा और एक अल्बुकर्क के बारे में। वहाँ पे हम जाने थे किस तरीके से पुर्तगालियों की क्या नीति थी, क्या उद्देश्य था और किस कारण से पुर्तगाली भारत में आए थे। उसके बाद एक तीसरा जो गवर्नर था, जिसका बहुत मुख्यतः माना जाता है, तीसरा गवर्नर थोड़ा इम्पोर्टेंट था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो तीसरा गवर्नर था उसका नाम था नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा एक गवर्नर था और ये गवर्नर जब भारत में आया तो भारत में आने के बाद अब देखिए यहाँ पे नीना डी कुन्हा जब गवर्नर बन के भारत आया था तो उस समय उसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोच्चिन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। मतलब कि इसने जो कोच्चि में इसका सरकारी कार्यालय था पुर्तगाल का, वो गोवा में स्थानांतरित कर दिया था। किसने? नीना डी कुन्हा ने। कब किया था? 1530 ईस्वी में। और गोवा को पुर्तगालियों की एक राजधानी बना दिया, औपचारिक रूप से राजधानी बना दिया। तो गोवा को क्या बना दिया? राजधानी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गोवा को किस पुर्तगाली गवर्नर ने मुख्य रूप से या औपचारिक रूप से राजधानी बनाया था, तो उसमें किसका नाम आएगा? नीना डी कुन्हा। उसके बाद आती है बात कि 1534 ईस्वी में इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया। नीना डी कुन्हा एक बहुत शक्तिशाली गवर्नर था। जिस तरह से आपने अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा, एक वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली सत्ता का, एक वास्तविक संस्थापक था, उसी तरह नीना डी कुन्हा एक बहुत मजबूत शासक था। इसने भी 1534 ईस्वी में बेसिन पर कब्जा कर लिया और 1535 ईस्वी में दीव पर कब्जा कर लिया। 1535 में दीव पर कब्जा कर लिया और उसके बाद 1559 ईस्वी में दमन पे कब्जा कर लिया। मतलब कुल मिला के इसने एक तो राजधानी का परिवर्तन किया और दूसरा बेसिन, दीव और दमन, इन तीनों पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब हम जानते हैं इसके बाद तीसरी बात यह है कि जो पुर्तगाली थे उनके पास अंतिम समय मतलब 1961 तक, आप जानते हैं 1961 में गोवा आज़ाद हुआ है, उससे पहले पुर्तगालियों का ही वहाँ शासन चलता था। तो 1961 में 1961 से पहले तक पुर्तगालियों के पास केवल 3 द्वीप बचे थे। एक तो आप जानते हैं गोवा था इनके पास, दूसरा दमन था और तीसरा दीव था। ये 3 ही क्षेत्र केवल पुर्तगालियों के पास बचे हुए थे। वो भी 1961 में वो आज़ाद हो गए और यहाँ से चले गए, ठीक है। वो भारत के क्षेत्र में आ गया गोवा, ठीक है। तो हमें ये पता चला नीना डी कुन्हा एक शक्तिशाली शासक था पुर्तगालियों के लिए। इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इससे प्रश्न जो बनेगा वो गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गई। अब किसने बनाया? नीना डी कुन्हा ने। चलिए, यहाँ तक तो हम जान लिए पुर्तगालियों के सारी चीज़ें। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उनकी देन है। किसकी? पुर्तगालियों की देन है। जो पुर्तगालियों ने भारत में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस। आप जानते होंगे प्रिंटिंग प्रेस, जो ये प्रिंटिंग प्रेस है ये गोवा में लगा था। कहाँ लगा था? गोवा में। पहली बार पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, वो भी कहाँ पे लगाया था? गोवा में लगाया था। और 1556 में। कब लगाया था? 1556 में। आज भी प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्हीं की देन है। किसकी? पुर्तगालियों की देन है। जैसे आलू है, आज आप आलू का यूज करते हैं, इस फसल का जो भारत में आने का जो कारण है वो किसका देन है? पुर्तगालियों की देन है। आलू जो आज हम एक राजा के रूप में सब्जियों में मानते हैं, उसको लाने वाला पुर्तगाली है, ठीक है। तो ये कुछ मूल्यवान चीज़ें, एक शैली थी इनकी, उनको बोलते थे गोथिल शैली, एक शैली थी, उसका नाम था गोथिल शैली। इस शैली का मतलब क्या है कि जो गोथिल शैली आज भी प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? भवन निर्माण की एक डिजाइन थी ये।
जो भवन निर्माण आज हम लोग करते हैं तो अपने अपने तरीके से करते हैं, मंदिरों का निर्माण हम अपने तरीके से करते हैं। तो आप देखते हैं जो गोथिल शैली थी, इनका एक अपना तरीका था निर्माण करने का। मतलब ये है, इस शैली में लोग भवन निर्माण करते थे। और आप देखते होंगे जो चर्च बने होते हैं वही उनकी शैली है। चर्च में जो बिल्डिंग बनाई जाती है वही गोथिल शैली के तरीके से बनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद जो गन्ना है, आप देखते हैं गन्ना जो हम बहुत चाव से या चीनी के रूप में सेवन करते हैं, इस गन्ने से जो प्राप्त होता है हमें, ये गन्ना भी इन्हीं की देन है, पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू जिसका सेवन बड़े चाव से लोग करते हैं, जबकि जानते हैं कि सही नहीं है तंबाकू, ये तंबाकू, ये गन्ना, ये आलू, ये सब इन्हीं की देन है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें दे के भी गए हैं हमें, जिससे कि आज भी हम उन चीज़ों का बहुत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि हम पूरे पुर्तगालियों के आगमन के बारे में पढ़ लिए। मुख्य रूप से 3 गवर्नर थे और इन तीनों गवर्नरों के बारे में आपको जानना जरूरी था। चलिए, आज यहाँ पे हमारा पुर्तगाली गवर्नर या पुर्तगाली शासकों का कार्यकाल खत्म हुआ है। ठीक है। आगे हम चलेंगे। अब अगला जो हमारा क्या कहते हैं, अगला जो हमारा यूरोपीय देश आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है हमारा डच। ठीक है। अगला क्या है, डच। डच जो है, आप ध्यान से समझिएगा, जो डच है वो पहले स्वतंत्र नहीं था। थोड़ी सी कहानी के बारे में जान लीजिए, डच क्या था। डच एक यूरोपीय देश है। यह यूरोपीय देश पहले के समय में स्वतंत्र देश नहीं था। आपको हमने भी बताया था कि एक देश था जिसका नाम था पुर्तगाल, और पुर्तगाल से बड़ा देश था एक स्पेन। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या होती है, लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ध्यान से समझिएगा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल एक छोटा सा देश है और उससे बड़ा उसके बगल में एक स्पेन है। तो ये जो डच था वो अपने आप स्वतंत्र नहीं था, आज़ाद नहीं था। वो किससे बंधा हुआ था और किसके कब्जे में था, स्पेन के कब्जे में था। तो स्पेन की जब वो कब्जे में था, जब वो स्वतंत्र हुआ, जब डच स्वतंत्र हुआ तो वो बहुत कमज़ोर था। अब डच बहुत कमज़ोर था, उसके पास पैसे नहीं थे। तो डच जब बहुत कमज़ोर था तो उसको ये लगा कि ऐसा करते हैं कि जो पुर्तगाली गवर्नर या शासक सामान खरीद के लाते हैं, चलते हैं वहीं से हम ले लेते हैं, और लेने के बाद कुछ सामानों को बेचेंगे तो जो हमें मुनाफा होगा उसके द्वारा हम अपने नौसेना को मजबूत करेंगे, उसके द्वारा अपने जहाज़ों को हम बनाएंगे, जिससे कि हम भी व्यापार सीधा सीधा व्यापार कर सकें। डचों के दिमाग में ये चल रहा था जब वो स्वतंत्र हुए। तो हम इसमें ये जानेंगे, डच को पहली चीज़ ये है कि हम कितने नामों से जानते हैं। डच जैसे कि नीदरलैंड आप जानते हैं, आज के समय में हॉलैंड बोलते हैं। तो डच की अब मुख्य रूप से आप जानिएगा, डच के 3 नाम हैं, एक डच है, नीदरलैंड है और हॉलैंड है। चलिए हम लिखते हैं, लिख के देखते हैं। इसे आप कॉपी कर सकते हैं, 2-3 बिंदु हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डच। चलिए, डच। आपको हमने बताया कि डच स्पेन के कब्जे में था। ठीक है। और एक छोटा सा देश था डच, स्पेन के कब्जे में था। और यह लगभग, आप समझिएगा, यह लगभग जो डच है इसको हम कितने नामों से जानते हैं। देखिए, डच एक तो आप जानते ही जानते हैं, दूसरा नीदरलैंड, दूसरा नीदरलैंड है और एक का है हॉलैंड है। ठीक है, हॉलैंड है। मतलब कुल मिला के कि डच के 3 नाम हैं, लेकिन वर्तमान में हम किस नाम से बोलते हैं, नीदरलैंड नाम से। ना हॉलैंड बोला जाता है ना डच बोला जाता है, आज के समय में नीदरलैंड, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट टीम भी है नीदरलैंड की, आप जानते भी होंगे। नीदरलैंड से इसे जाना जाता है। अब बात ये आती है, उस समय जब डच था तो इस समय एक इसके पास बंदरगाह था, बहुत अच्छा बंदरगाह था, रोस्टरडम। इसका बंदरगाह का नाम था रोस्टरडम, ये बंदरगाह था। ठीक है। जो रोस्टरडम बंदरगाह था
इसी के या इसी जगह से यह व्यापार किया करते थे। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? एम्स्टर्डम। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम इनकी राजधानी थी। और यहाँ पे नीदरलैंड के एक जगह था रोस्टरडम। ये रोस्टरडम जो था ये एक बंदरगाह था। यहाँ से व्यापार करने की इनके पास बड़ी आसानी से सुविधा थी और ये इसकी राजधानी थी। राजधानी, ध्यान रखिए, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, अब जब ये आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था, कौन? डच, तो बात हुआ कि 1581 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में जब डच 1581 ईस्वी में डच स्पेन से आज़ाद हुआ या स्पेन से आज़ाद हुआ। जब 1581 ईस्वी में वो स्पेन से आज़ाद हुआ तब वो स्वतंत्र हो गया। तब वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। जब वो स्वतंत्र हो गया तो अब वो, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। डच क्या है? आर्थिक रूप से कमज़ोर देश है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अब इसके पास कोई सुविधा नहीं है, तो इसने क्या किया? एक जगह पकड़ा। आप जानते हैं, हमने आपको बताया है, पुर्तगाल। कौन सा जगह है? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो ये जो डच है यह लिस्बन से डायरेक्ट संपर्क किया, क्योंकि यूरोपीय जो देशों में जो पुर्तगाल था वो पूर्वी क्षेत्र में आके व्यापार किया करता था, तो लिस्बन में सारे सामान आते थे। तो ये क्या किया? डच यहीं से सामान मंगाना शुरू किया और अपने देशों में और अन्य लोगों को या अन्य जगहों पे बेचना शुरू किया। जो इसको मुनाफा हुआ, मुनाफा व्यापार करने पर जो इसको मुनाफा हुआ, वह मुनाफा का इसने क्या किया? दो तरीके से प्रयोग किया। जब व्यापार कर रहा था तो उसमें इसको जो फायदे हुए उसका दो तरीके से प्रयोग किया। पहला कि अपनी नौसेना को मजबूत किया। नौसेना को क्यों मजबूत किया होगा? आप सोचिए, नौसेना को मजबूत करने का मुख्य कारण है कि जलमार्ग के रास्ते ही हम अपने व्यापार करेंगे। तो जलमार्ग के रास्ते जब व्यापार करेंगे तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नौसेना की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, अपने जहाज़ों को मजबूत बनाया। बड़े बड़े जहाज बनाया, जहाज को मजबूत बनाया, जहाज़ों को मजबूत बनाया और अपने नौसेना को मजबूत बनाया। ये किसने किया? डच ने, जो फायदे पाए। जब इसने मजबूत बना लिया तो डायरेक्ट इन दोनों के सहयोग से ये क्या करने लगा? व्यापार करना शुरू कर दिया इंडोनेशिया से। किससे करना शुरू कर दिया? इंडोनेशिया से। सबसे पहला व्यापार ये इंडोनेशिया से करना शुरू किया। तो हम चलिए आगे देखते हैं कि इंडोनेशिया से इनका व्यापार कैसे हुआ। चलिए इतना अगर अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसे रफ करके। चलिए रफ करते हैं। इससे व्यापार किए, इंडोनेशिया से व्यापार किए, लेकिन व्यापार करने से पहले वहाँ तो पहुँचना पड़ेगा। तो 1595 ईस्वी में, ठीक है, 1595 ईस्वी में एक हाउटमैन, क्या नाम था? हाउटमैन नामक व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? हाउटमैन। और इसको हम कर्निलस भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कर्निलस। ठीक है, तो एक कर्निलस नामक व्यक्ति जो डच का या नीदरलैंड का था, ये सबसे पहले निकला और निकलने के बाद यह कहाँ पहुँचा? वांटम पहुँचा। वांटम कहाँ है? नीदरलैंड में। वांटम पहुँचा, निकला और कर्निलस कहाँ पहुँचा? वांटम पहुँचा। तो वांटम कहाँ है?
इंडोनेशिया में, नीदरलैंड का इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में एक प्लेस है वांटम ये पहुंचा, वहाँ का बहुत अच्छा प्लेस है इंडोनेशिया का, वहाँ पे पहुंचा। वहाँ जाने के बाद फिर ये क्या किया, वहाँ की स्थिति देखा, देखने के बाद फिर वो रिटर्न हो गया। फिर दोबारा वो आया, ठीक है, आया, वांटम पे भी कब्जा किया, वहाँ का जकार्ता जो आज जानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी है, तो डचों ने जकार्ता पे भी कब्जा किया। पहले डच भारत नहीं आए, पहले डच इंडोनेशिया ही गए। पहले कहाँ गए, इंडोनेशिया में गए। तो वांटम पे कब्जा किया, उसके बाद किस पे कब्जा किया, जकार्ता पे कब्जा किया। अम्बायान पे कब्जा किया, किसने किया, डचों ने किया। ये सारे प्लेस कहाँ पे हैं, इंडोनेशिया में। तो चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। जब ये रिटर्न गया, वापस चला गया, तो 1602 ईस्वी में वहाँ के शासक ने 1602 ईस्वी में वहाँ के शासक ने एक शेयर धारक कंपनी बनाई। कैसी कंपनी, शेयर धारक कंपनी। इस शेयर धारक कंपनी का मतलब क्या हो गया कि इसमें कई लोगों का पार्टिसिपेट होगा। ये सरकार की कंपनी नहीं थी, ये कुछ पूंजीपतियों की कंपनी थी जिसमें सभी लोग मिलकर उस व्यापार को करना चाहते थे, तो उसे शेयर धारक कंपनी मिल गई। इस कारण से इसका नाम यूनाइटेड पड़ा था, ठीक है। इसका नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया क्या होगा, ऑफ द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, ठीक है ना। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, इस नाम से 1602 ईस्वी में डच की क्या हो गई, एक कंपनी बन गई। और ये कंपनी कैसी थी, शेयर धारक कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, शेयर धारक कंपनी थी। जब इस कंपनी का निर्माण हुआ तो लगभग 65 लाख उसमें जो उनकी मुद्रा थी वो गिल्डर थी। तो 65 लाख गिल्डर के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई। 65 लाख गिल्डर के साथ कंपनी की स्थापना हुई या कंपनी की शुरुआत हुई। अब ये जो कंपनी की शुरुआत हुई, तो अब व्यापार तो करना था, तो व्यापार तो करना ठीक है, उसके लिए इन लोगों को कई कई क्षेत्रों पे कब्जा करना पड़ा। डच के लोगों को कई जगहों पे कब्जा करना पड़ा, जिसमें आपको हमने बताया अभी अपनी पहली कोठी, इन्होंने पहली कोठी अपनी कहाँ पे स्थापित की, मतलब भारत की बात अब करते हैं, इंडोनेशिया की नहीं, अब भारत पे आ जाते हैं। इन्होंने अपनी पहली कोठी भारत में कहाँ स्थापित की और कब की, 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम। अब जानते हैं मछलीपट्टनम कहाँ है, बहुत प्रमुख जगह है मछलीपट्टनम। तो देखिए मछलीपट्टनम तमिलनाडु में। मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की, ठीक है ना। पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित कहाँ किया इन्होंने, मछलीपट्टनम में। आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा कि सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1605 में, इन्होंने कहाँ किया था, ठीक है। और यही 1605 में ही इन्होंने इंडोनेशिया का एक स्थान है, हमने बताया था अभी, इंडोनेशिया के एक स्थान है अम्बायान। 1605 ईस्वी में अम्बायान, ये कहाँ है, इंडोनेशिया। अम्बायान, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, हम उसको ऊपर लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ये समझ में आ रहा है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 से मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं तो फिर लिखते हैं आगे। आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, सोलह 1605 ईस्वी में अम्बायान मतलब ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। अम्बायान नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। हमें समझ में ये आया कि इन्होंने 1605 में ही मछलीपट्टनम में अपना एक फैक्ट्री स्थापित किया, और दूसरी बात कि 1605 ईस्वी में ही अम्बायान में इन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया, जो इंडोनेशिया में एक प्लेस है। उसके बाद इन्होंने जकार्ता पे भी अधिकार कर लिया। किस पे? जकार्ता पर भी अधिकार कर लिया। अब आप देखिए, आज आप जानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। अब उस समय ये जकार्ता पे भी अधिकार कर लिया था कौन? डच जकार्ता पे भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, जब जकार्ता पे अधिकार कर लिया तो वहाँ इंडोनेशिया के लोग थोड़ा सा, अब आप जानते हैं, एक चीज़ जान लीजिएगा इंडोनेशिया के बारे में, सबसे ज़्यादा द्वीपों का देश इंडोनेशिया है। ये एक सामान्य प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको उसमें हम बताएंगे। सबसे ज़्यादा द्वीपों का देश क्या है? इंडोनेशिया है। ठीक है, तो हमें पता चल गया जकार्ता पर भी अधिकार कर लिया इन्होंने। 1605 में अम्बायान पे अधिकार कर लिया। अब हम ये जानेंगे कि मलक्का 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का जीत लिया। तो इसका मतलब 1641 ईस्वी में मलक्का पे भी अधिकार कर लिया। मलक्का पर अधिकार, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। मलक्का पे अधिकार नीदरलैंड या डचों ने कब किया? 1641 ईस्वी में। फिर अगला हम देखते हैं कि 1602 में आप जानते हैं एक कंपनी बन गई थी। 1605 में भी जानते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1600 जो ये जकार्ता का अधिकार है ना, ये 1613 में हुआ। जकार्ता पे जब उन्होंने अधिकार किया वो समय कौन सा ईस्वी था? 1613 में जकार्ता पे अधिकार कर लिया। मलक्का पे आप जानिए गए। एक लास्ट है जो डचों ने जिस पे अधिकार किया था, उसका नाम था श्रीलंका की एक जगह था सीलोन। श्रीलंका में एक जगह था, उसका नाम क्या था? सीलोन। 1658 ईस्वी में सीलोन ये कहाँ है? श्रीलंका में सीलोन पर अधिकार। ठीक है, डच के बारे में हमने जाना। डच ने आने के बाद भारत में, पहले तो भारत में आए ही नहीं। आप जानते हैं कर्निलस था, आपको अभी लिखवाया भी है। अभी कर्निलस जो हाउटमैन के नाम से प्रसिद्ध था, वही 1595 ईस्वी में इंडोनेशिया पहुंचा। इंडोनेशिया में वांटन जगह पे पहुंचा। वांटन में जाके वहाँ क्या किया? वहाँ देखा, समझा, और फिर वहाँ से फिर रिटर्न हो गया। फिर जाके वहाँ पे स्थिति बताई। फिर 1602 में वहाँ पे एक कंपनी जो शेयरधारक कंपनी थी उसकी स्थापना हुई, और उस कंपनी की स्थापना में 65 लाख गिल्डर लगे थे। स्थापना होने के बाद जब कंपनी इंडोनेशिया और भारत की तरफ बढ़ी तो उसने सबसे पहले भारत में 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में पहली अपनी कोठी स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित की। पिछली क्लास में आपको हमने फैक्ट्री का मतलब बताया है, फैक्ट्री स्थापित की। तो मछलीपट्टनम, ये ध्यान रखिएगा कि नीदरलैंड ने या डच ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? वह मछलीपट्टनम में स्थापित की। उसके बाद हमने आपसे बताया कि उसने जकार्ता पे भी अधिकार कर लिया 1613 में। जकार्ता पे अधिकार, जकार्ता आप जानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पे इन्होंने अधिकार कर लिया।
फिर 1605 में ही इन्होंने अम्बायान, जो इंडोनेशिया का ही प्लेस था, वहाँ पर भी अधिकार कर लिया। मतलब उस समय डचों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और पुर्तगालियों का जो जो अच्छे अच्छे क्षेत्र थे उसको भी ये कब्जा करते जा रहे थे। मलक्का इतना बढ़िया क्षेत्र जब वो क्या कहते हैं, आप पढ़े होंगे, अल्बुकर्क ने जब मलक्का को कब्जा किया था 1511 में, उसके बाद देखिए ये आकर मलक्का को कब्जा कर लिया कब, 1641 में। मतलब पुर्तगालियों के हाथ से सारे क्षेत्र धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे और उस पर कब्जा डच कर रहे थे। आगे हम जानेंगे अगली जो हमारी इसमें अगली जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, डच के बाद अंग्रेज आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे, और भी हमारे स्वीडिश हैं, ठीक है, डेनिश हैं, इनके बारे में भी। तो हम सबका एक चार्ट बना देंगे जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ कौन कौन से देश आए। उसके बाद हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं अंग्रेजों की कहानी। अंग्रेजों का आगमन पढ़ना है कि भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने किस तरीके से अपना विस्तार किया। सबसे पहले कहाँ पे प्रेसिडेंसी स्थापित की, फिर कहाँ पे उन्होंने अपने सबसे पहले कोठी स्थापित की। जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं उस तरीके से हम लोग एक एक समझ के आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सामान्यतः पहले ये जान लें, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। अंग्रेज भारत में जो आए वो अपने व्यापार के लिए आए, अपने धार्मिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आए, अपने राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आए। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता थी व्यापार, ठीक है। तो व्यापार करने भारत में आए, तो व्यापार करने आए तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक एक फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। फैक्ट्री स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित करने लगे। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है कि 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में अंग्रेज की महारानी, अंग्रेजों की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी स्थापित करने की एक कंपनी बनाई जो पूर्वी देशों में व्यापार कर सके, ठीक है। अंग्रेज की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी बनाई जो पूर्वी देशों में व्यापार कर सके, और इसकी समय सीमा कितनी रखी, 15 साल। 15 साल तक कोई अन्य कंपनी उस पूर्वी देश में नहीं जा सकती थी। उसके लिए उस कंपनी का नाम इन्होंने क्या रखा था, एलिजाबेथ ने नाम रखा था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स। यहाँ देखिए इन्होंने नाम क्या रखा था, द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नाम बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, आगे चल के यही ईस्ट इंडिया बन जाता है। वहाँ से 3 कंपनियाँ आई हैं, ठीक है। तीनों कंपनियाँ का हम एक एक करके पढ़ेंगे, भी पहली कंपनी है, ठीक है। तो अब ये कंपनी है, इस कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने कहा कि ठीक है ये कंपनी बनेगी और ये कंपनी पूरब में व्यापार करेगी। इसके लिए 15 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है, मतलब 15 साल तक कार्य करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। एलिजाबेथ प्रथम की 1603 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जेम्स प्रथम राजा बनते हैं। जेम्स प्रथम राजा बनते हैं। जेम्स प्रथम जब राजा बनते हैं तो ये भारत के लिए एक राजदूत भेजते हैं। भारत में एक राजदूत अपना भेजते हैं जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। इन्होंने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस को यहाँ लिख लीजिए कि ये अंग्रेजी, तुर्की और फारसी, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस को
भारत भेजा। अकबर के हाँ मान लीजिए भारत भेजा। इन्होंने क्या किया? भारत भेजा। कैप्टन हॉकिंस को जेम्स प्रथम ने भारत भेजा। जब इन्होंने भारत भेजा तो उस समय जो पत्र था, जो उस पत्र को लेकर कैप्टन हॉकिंस आया था, वो अकबर के नाम था, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। जब अकबर की मृत्यु हो गई तो वो अकबर के नाम पे ही पत्र था। तो जब वो कैप्टन हॉकिंस राजा जहांगीर के दरबार में गया तो उसे भाषा का बहुत ज्ञान था। तो उसने राजा के जो राजा जिस तरीके से वार्ता किया उसी तरीके से उसने भी वार्ता किया। तो राजा इससे बड़ा प्रसन्न हुआ। जहांगीर बहुत ही क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। जब प्रसन्न हुआ तो कैप्टन हॉकिंस ने कहा, राजा साहब आप हमें एक कोठी स्थापित करने के लिए सूरत में परमिशन दे दीजिए। तो राजा साहब ने खुशी खुशी उनको परमिशन दे दिया। राजा साहब ने खुशी खुशी इनको परमिशन दे दिया। लेकिन फिर बाद में राजा साहब से वार्ता किए, उनकी जो प्रजा थी, जब वार्ता हुई तो फिर इन्होंने क्या किया? सूरत में कोठी को रद्द कर दिया। परमिशन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो थोड़ा सा जानिए कि अंग्रेजों का भारत में 3 जगह मुख्य प्रेसिडेंसी बनी। 3 जगह, थोड़ा सा हम देख लेते हैं मैप पे। तीन जगह प्रेसिडेंसी बनी। पहली यहाँ पे बनी जिसका नाम क्या था? मद्रास। मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास पहली प्रेसिडेंसी थी। दूसरी जो प्रेसिडेंसी बनी वो बनी यहाँ पे, जिसका नाम था बम्बई। बम्बई, ठीक है, ये दूसरी प्रेसिडेंसी थी। तीसरी जो प्रेसिडेंसी बनी वो बनी यहाँ पे, जिसका नाम क्या था? कलकत्ता। कलकत्ता, ठीक है, ये तीसरी प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा ये 3 मुख्य प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। इन प्रेसिडेंसी में जब कैप्टन हॉकिंस राजा के दरबार में गया तो यहीं पे सूरत में कोठी था, क्योंकि जानते हैं सूरत बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पे व्यापार करना बड़ा सुलभ था। तो अंग्रेजों ने सोचा, कैप्टन हॉकिंस ने सोचा, अगर यहाँ व्यापार करना बड़ा ही सुलभ है, कपड़ों का व्यापार बहुत अच्छा होता था, तो यहाँ व्यापार करना बहुत ही सुलभ था, तो उसने सोचा यहाँ पे अगर कोठी स्थापित होती है तो हम लोग बड़ा अच्छा व्यापार कर लेंगे। तो इस कारण से यहाँ परमिशन लिया, लेकिन परमिशन क्या हो गया? रद्द हो गया, जिसके कारण से अंग्रेजों ने यहाँ पे मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी स्थापित की। कब की? 1611 में। कब की? 1611 में। 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित कर ली, और सूरत में 1613 में। सूरत में कब किया? 1613 में। तो पहली कोठी इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। वैसे तो पहली कोठी सूरत में स्थापित हो जाती, लेकिन वो अधूरी रह गई। उससे पहले कहाँ हो गया? मसूलीपट्टनम में, और फिर कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे 2 कोठियाँ स्थापित हो गई। इसके बाद पूर्णतः यहाँ स्थापित हुई, नहीं तो ये अभी पहले हो जाती, लेकिन यहाँ पे रद्द होने के कारण से यहाँ कोठी स्थापित होना रुक गया था। बाद में ये 1613 में पूरा हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि कैप्टन हॉकिंस पे बड़ा खुश हुआ जहांगीर। तो जहांगीर ने कहा, ऐसा है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, आप मेरे यहाँ रहो। एक अकबर ने एक पद दिया था जिसका नाम था मनसब। क्या नाम था? मनसब। मतलब अकबर के द्वारा एक पद दिया गया था, अपने राज दरबार में बनाया गया था, जिसका नाम था मनसब। कभी क्वेश्चन पूछे आपसे, मनसब नामक पद किस राजा ने दिया? किस राजा ने दिया? तो ये किसने दिया है? अकबर ने। किसने?
अकबर ने, ये ध्यान रखिएगा, उसने ही बनाया है, अकबर ने ही बनाया मनसब पद। और यह पद किसको मिला? कैप्टन हॉकिंस को मिला। किसने दिया? जहांगीर ने दिया। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपने दरबार में मनसब का पद दिया, मनसब का पद दिया, प्लस 400 गिलवी दिया। ठीक है, मनसब का पद दिया। अब मनसब का पद जब दिया तब वो रहने लगा। तो कैप्टन हॉकिंस कितने समय तक रहा दरबार में? कैप्टन हॉकिंस 3 वर्षों तक दरबार में रहा। 3 वर्षों तक दरबार में रहा। मतलब ये है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 3 वर्षों तक बना रहा। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है, कैप्टन हॉकिंस ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार जल मार्ग से भारत में आया था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पहली बार कौन सा अंग्रेज भारत में जल मार्ग के रास्ते आया था? तो उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। अगर लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए कि कौन सा ऐसा अंग्रेज था जो पहली बार जलमार्ग के रास्ते भारत आया था? उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज के साथ आया था? मैं कौन से जहाज में बैठ के आया था? उसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर जहाज, हेक्टर। ठीक है, हेक्टर जहाज। इस जहाज में बैठकर कैप्टन हॉकिंस आया था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि किस जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा था? तो हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए, आपको समझ में आया कि कैप्टन हॉकिंस अभी यही आया था, अभी जब 3 साल पूरा हो गया इसका, फिर यहाँ से वापस चल गया। इसके आगे कहानी हम कल पढ़ेंगे और ये हम जानेंगे कि हाँ इसके बाद क्या हुआ। थॉमस रो आया, ठीक है, भारत में फिर थॉमस रो अंग्रेजों की तरफ से दूसरा व्यक्ति था जो भारत आया था। उसकी आगे कहानी हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा ये कहना है कि आप इतिहास की अभी थोड़ी मोड़ी क्लासें देख रहे हैं, ये क्लासें 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह कंटिन्यू चलेंगी। उसके बाद से आपको जियोग्राफी मैपिंग शुरू हो जाएगी और फिर जैसे भी होता है मॉर्निंग में देखा जाता है टाइम बनाया जाएगा, रीजनिंग की क्लास चलेगी। तो ऐसे आपका जीएस का एक सेक्टर चलता रहेगा, एक सेक्टर आपका रीजनिंग, और बीच में फिर हिंदी की भी क्लास, रीजनिंग और हिंदी दोनों क्लास ऐसे कंबाइन चलती रहेगी। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए और रीजनिंग और हिंदी आपकी बड़ी मजबूत हो जाएगी। जीएस में भी अगर आप कंटिन्यू लगे रहें तो हो सकता है कि फिर जीएस भी बहुत अच्छा हो, और होगा, सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं, सिलेक्शन होगा। ठीक है, आज के लिए चलते हैं, आज इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।